हाय हेलो नमस्ते। मिस्टर खन्ना ने मेरी रिशिता की बात सुनी। हालांकि उनको नहीं लगता था कि उनकी बेटी की गलती होगी, पर उन्हें पता था कि लोगों की नज़रों में रिशिता एक विक्टिम है। अब जब मामला आग पकड़ चुका है तो वीडियो हटाने का भी कोई मतलब नहीं था। इसका अब एकमात्र तरीका ये था कि मामले से जुड़े व्यक्ति से बात कर हालत को सुधारा जाए। तभी खन्ना कॉर्पोरेशन इस मुसीबत से बाहर आ सकता है, वरना इससे जो नुकसान उन्हें भुगतना पड़ेगा इसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता था। ये सब सोचते हुए मिस्टर खन्ना ने अपना गला खनखेरा और अपने हाथ रगड़ लाल चेहरे के साथ रिशिता को देख कहा, मैं आपसे कुछ मदद मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें मेरा साथ देगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बयान देना है मीडिया को कि आप स्कूल में एक नाटक में पार्टिसिपेट कर रही है, उसी की तैयारी कर रही थी। और ये सब जो हो रहा है वो बस एक गलत फहमी तो ठीक है। रिशिता को उनकी बात सुन हंसी आ गई थी। उसने नफरत से कहा, क्या बस नाटक है ये कहना है? रिशिता ने अपना सिर नीचे किया और सहमति जताने से पहले एक पल सोचा। तो फिर मैं बयान कैसे दूं? अपने सामने छोटी बच्ची को देखकर मिस्टर खन्ना को लगा कि समस्या हल हो गई है और वह काफी निश्चिंत हो गए। वो सोफे पर आराम से बैठ गए और धीरे बोले, तुम्हें कुछ नहीं करना, पर बानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना है और इस मामले के बारे में बात करनी है जो अभी मैंने कहा, बस। उनकी आवाज में एक ऑर्डर था, कोई रिक्वेस्ट नहीं। ये रिशिता ने साफ महसूस कर लिया था। रिशिता ने अपनी भौहें सिकुड़ ली। दूसरी तरफ बानी को भी पता था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे, और उसे ये भी पता था कि इसमें रिशिता भी शामिल होने वाली है। उसे इस बात और बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अभी ही साइबरबुलिंग का सामना किया और हर किसी ने उसे ट्रोल किया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, और अब उसे अपने फैमिली बिजनेस और अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए उसे अपने ईगो और घमंड को साइड में रखना पड़ रहा है, और सारी मीडिया के सामने उस गंदी झोपड़ी वाली अनाथ लड़की को गले लगना पड़ेगा उसे। उसका गुस्सा देख उसकी मां मिसेस खन्ना जो वही बैठी थी, उन्होंने उसे शांत कराते हुए कहा, बानी मेरी बच्ची, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है तुम्हारी सेहत के लिए। बस एक बार इस सिचुएशन से हम बाहर निकल जाए, उसके बाद उस बेकार लड़की को हम देख लेंगे, ठीक है? पर अभी के लिए शांत हो जाओ। बानी जो यहाँ वहाँ चक्कर लगा रही थी, उसने एकदम से अपनी माँ से कहा, मुझे उस कुतिया के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करनी। उसने उस पर रेड वाइन डाल दी और वीडियो भी हर जगह फैला दी इस चीज की। उसकी पूरी सोशल इमेज बर्बाद कर दी उस कुतिया ने। उसने उसकी इतनी बेइज्जती की। एक पूरा कमेंट सेक्शन गालियों से भरा हुआ था। उन साइबर बुलिंग से उसे और उसके परिवार पर बहुत सारी गालियां निकाली और उसे बुरी तरह से सोशल मीडिया पर लताड़ा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने ही यह वीडियो जारी किया था। भगवान, उसके जितना मूर्ख कौन होगा? नकली बेटी, तुम किसकी बात कर रही हो? मिसेस खन्ना ने असमंजस में पूछा। और कौन हो सकता है? वो कुतिया रिशिता। राजवंश परिवार ने उसे बहुत कुछ दिया और वह अभी भी माही की चीजें छीनना चाहती है। वह राजवंश परिवार की दत्तक बेटी होने के लायक नहीं है। बानी बहुत गुस्से में थी, ऐसा लग रहा था कि उसे माही के लिए बहुत दुख हो रहा है। हम देखो, मैं उसे नहीं जानती। राजवंश परिवार में उसकी जगह ही क्या है? मुझे नहीं पता कि वे लोग क्यों किसी की बेटी को, वो भी इतनी बड़ी बेटी को, गोद लेगा। जितना ज्यादा बानी अपनी दोस्त माही के बारे में सोचती, वो उतना ज्यादा गुस्से हो जाती। ठीक है, चलो, हमें उनके पारिवारिक मामलों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और वह माही, तुम हर बार उसकी बातों में आ जाती हो और तुम उसकी चालों से अभी भी अनजान बन रही हो। मिसेस खन्ना हमेशा से राजवंश परिवार की इस बेटी को नापसंद करती थी। जब से बानी माही से मिली है, वो एयर ज्यादा गुस्सा करने लगी है। माँ, आप नहीं जानती कि माही कितनी अच्छी है। जब वह रिशिता को देखती है तो वह एक चूहे की तरह होती है जिसने बिल्ली को देखा हो। बानी ने उसे जाने देने से इनकार कर दिया। अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वह उसके साथ रिशिता की बुराई करे। एक गोद ली हुई बेटी अपनी सगी बेटी के सिर पर सवार कैसे हो सकती है? कुछ तो गड़बड़ थी। मिसेस खन्ना के दिल में एक सवाल दफन हो गया था। उन्हें इस मामले की जांच करनी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन जगह पर भीड़ थी। सभी मीडिया आउटलेट्स ने पहले से ही अपनी सीट्स पर बैठ चुके थे। किसी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रास्ता बनाने के लिए ऑनलाइन अफवाहों को स्पष्ट करने के लिए पहले से ही एक वॉइस मैसेज और वीडियो भेजा था। ऐसा कहा गया कि वे एक स्कूल नाटक के लिए रिहर्सल कर रहे थे जिसे किसी ने गलत इरादे से कैद कर लिया था और खन्ना कॉर्पोरेशन को बदनाम करने के लिए ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था। उन्होंने कानूनी रूप से अपने अधिकारों की रक्षा करने और अफवाह फैलाने वालों को कानूनी रूप से दंडित करने के लिए पहले ही एक वकील को मेल भेज दिया था। इस बार इसमें शामिल लोग गलतफहमी को स्पष्ट करने और हल करने के लिए आए थे।
दरअसल रिशिता और खन्ना कॉरपोरेशन की बेटी बानी खन्ना बहुत अच्छी दोस्त है। रिशिता ने ये सब कुछ ऊपर उवार से ऑनलाइन पढ़ा था। खन्ना कॉरपोरेशन ने बहुत मेहनत की थी इन सब में से बाहर निकलने के लिए। उन्होंने उस अकाउंट की जांच की थी। रिशिता को अब इन सब में कोई रस नहीं था। खन्ना कॉरपोरेशन के लोगों ने उस अकाउंट के मालिक को ढूंढने की कोशिश की पर उन्हें पता चला उसका मालिक इंडिया में है ही नहीं। अकाउंट अभी भी रिशिता का ही था लेकिन उसका पता नहीं लगाया जा सका। मिस्टर खन्ना ने रिशिता और बानी को पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पर जाने और स्टूडियो में वेट करने की व्यवस्था कर दी थी। यह उनके लिए गलतियों से बचने के लिए पहले से ही अपनी स्क्रिप्ट का अभ्यास करने का एक अच्छा अवसर भी था। जब बानी ने रिशिता को देखा तो वह बहुत खुश हुई। उस दिन ये कुतिया बहुत घमंडी थी, लेकिन आज क्या उसे अभी भी खुद को नीचा नहीं दिखाना था और माफी मांगनी थी और उसे उसके पिता की फटकार भी सुननी थी। उसे रिशिता को सबक सिखाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना था और उसे यह अनुभव कराना था कि ऑनलाइन शर्मिंदा होना कैसा होता है। ये सोचते ही बानी ने अपनी थोड़ी उठाए और नफरत से मुस्कुराए। रिशिता को ये जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं थी कि वह क्या सोच रही थी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह जो चाहे कर सकती थी। चैप्टर 22। रिशिता अभी सोच ही रही थी कि उनके पास एक औरत आई जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को असिस्ट कर रही थी। वो उनके पास आते हुए बोली, मिस खन्ना, मिस रिशिता, मैं इस शो को असिस्ट कर रही हूँ और यहाँ पर आपकी देखभाल के लिए अभी। पहले आपको आज जो बोलना है वो देख लीजिए, बाद में आप इस पेजेस को मंच पर नहीं ले जा सकती। इसे याद करना होगा आपको। उस असिस्ट ने यहाँ पर कुछ गलत महसूस किया और उस ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए उसने ये कहा था। रिशिता ने वो स्क्रिप्ट ले ली उनके हाथ से। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। ज्यादातर भाग में उसे ही बानी के सामने झुकना था और उसे माफी भी मांगनी थी। जहां तक बानी का सवाल है तो ये सब इस बारे में था कि वह कितनी दुखी थी, कैसे पिछले कुछ दिनों से हो रही साइबर बुलिंग ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत परेशान कर दिया था और कैसे साइबर बुलिंग के कारण उसका अवसाद बढ़ गया था और यहाँ तक कि उसके मन में आत्महत्या करने का विचार भी आया था। रिशिता ने जब ये देखा तो उसे एक बार को ये पूछने का मन हुआ कि क्या माही ने इस स्पीच को लिखा है, क्या उसने बानी के लिए ये सब लिखा है। रिशिता ने अपना गला साफ किया और इसे जोर से पढ़ा। सार्वजनिक संसाधनों का अतिक्रमण करने के लिए मुझे खेद है। मैं कुछ दिनों पहले ऑनलाइन जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। मैं खन्ना कॉरपोरेशन की बेटी बानी खन्ना की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं। हम उस दिन स्कूल के एक छोटे से नाटक की प्रैक्टिस कर रहे थे। इस तरह रिशिता ने भौहें सिकोड़ते हुए असमंजस में पूछा, ये बहुत लंबा है, क्या मुझे इसे पूरा याद रखना होगा? तुम्हें याद रखना नहीं आता? बानी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। अगर तुम्हें याद रखना नहीं आता तो यहाँ कर क्या रही हो? यहाँ जगह नहीं है कम बुद्धि वालों के लिए। मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं दिखना चाहती। पर ये क्या? वो लोग जो भी बात कर रहे थे वो यहाँ जहाँ सभी मीडिया वाले बैठे थे वहां सुनाई दे रही थी। सभी मीडियाकर्मी चौंक गए। किसी ने बैक स्टेज स्टूडियो में लाउडस्पीकर चालू कर दिया था। हालांकि वे अभी अंदर नहीं आए थे, लेकिन मौजूद रिपोर्टर उनकी बातें साफ साफ सुन सकते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले उन्होंने मिस खन्ना के द्वारा कहे गए बुरे शब्द सुने। मतलब रिशिता असल में विक्टिम थी जिसे समझौता करने के लिए मजबूर किया गया है। क्या मजाक है ये सब? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की योजना भी खन्ना कॉरपोरेशन ने ही बनाई थी। समय ही पैसा था। कई पत्रकारों ने मौके पर ही रिकॉर्डिंग जारी की। एक ही पल में सोशल मीडिया यूजर्स की राय फिर से रिशिता की ओर झुकने लगी। इस बार इंटरनेट पर खन्ना कॉरपोरेशन की खूब आलोचना हुई। बानी का एटीट्यूड और शब्द पिछली बार की तरह थे, जिससे सबको अब यही लगने लगा कि बानी वो शख्स है जिसे अपने नीचे के लोगों के छूने और बात करने भर से भी नफरत है। इस बार स्टूडियो में रिशित के शब्द और हरकतें बिल्कुल भी आपत्तिजनक नहीं थीं। भले ही वे किसी को दोषी ठहराना चाहें, लेकिन उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। वहां अफरा तफरी मच गई। किसी ने असिस्टेंट को तत्काल फोन करके सूचना दी। असिस्टेंट ने जल्दी से लाउडस्पीकर बंद कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को तुरंत रोकना पड़ा। मिस्टर खन्ना इतने गुस्से में थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और उनका खून खौल उठा। वे स्टूडियो में घुसे और बानी के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? बानी ने अपने गाल पर हाथ रखा और बेयकीनी से अपने पिता को देखने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता उसे मारेंगे। पापा, आपने मुझे क्यों मारा? क्या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी तैयार नहीं हो सकता? ये सब रिशिता की गलती है। उसे मारो।
यह इतना अचानक हुआ कि बानी को अभी भी यह नहीं पता चला कि उसके पिता ने अचानक उसे क्यों मारा। मिस्टर खन्ना बहुत ही गुस्से में थके। उन्होंने एक नज़र अपनी बेटी को देखा और फिर उन्होंने अयिता को देखा जो अपने हाथ में स्क्रिप्ट लिए वही कोने में चेयर पर बैठी हुई थी। वो अभी भी स्क्रिप्ट को बड़ी गंभीरता से पढ़ रही थी, लेकिन जब उसने थप्पड़ की आवाज सुनी तो उसने मिस्टर खन्ना जो गुस्से में दिख रहे थे एयर बानी जो लगभग रोने के कगार पर थी उन्हें कंफ्यूजन में डाला। तभी वहां एक और आदमी आया जो शायद मिस्टर खन्ना के साथ था। उसने मिस्टर खन्ना को धीरे से कुछ कहा, जिसे सुन मिस्टर खन्ना का चेहरा और ज्यादा गुस्से काला हो गया, साथ में चिंता भी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। वो बहुत ज्यादा घबरा गए और उन्होंने जल्दी से असिस्टेंट को बुलाया। वो तुरंत ही आ गया। आखिर हुआ क्या था? जब शो का असिस्टेंट यहाँ पर शो की तैयारी करने और मिलने आया था तो गलती से उसने यहाँ का लाउड स्पीकर ऑन कर दिया था। ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। मतलब साफ था कि ये कोई सोची समझी साजिश नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट था। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कई रिपोर्टर संतुष्ट होकर वहां से चले गए। कुछ रिपोर्टर जिन्होंने अभी बातचीत रिकॉर्ड नहीं की थी वे घटनास्थल पर बैठे रहे। वो सीधा अब उन दोनों से मिलना चाहते थे। मिस्टर खन्ना ने स्थिति को थोड़ा सा देखा। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी आगे क्या करेगी। अब सुरक्षित रहने के लिए जल्दी से घर लौट जाना बेहतर था। ये सोचकर उन्होंने बॉडीगार्ड से उसे वापस भेजने के लिए कहा। मार खाने के बाद बानी और भी अधिक क्रोधित हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऋषिता ने उसका फिर से फायदा उठाया है। ऋषिता भी जल्दी निकलना चाहती थी। जब वह निकली तो वह बानी जल्दी से दौड़कर उसके पास गई। बानी सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ थी या फिर वो इतनी लड़ प्यार में उछली है कि उसे स्थिति की समझ ही नहीं थी। इसलिए ही तो वो माही द्वारा इतनी बार बेवकूफ बन चुकी है और उसे पता ही नहीं चला। स्वाभाविक रूप से वो बोलने से पहले बहुत सोचती नहीं थी। उसने देखा कि ऋषिता जाने के लिए निकली है तो वो बस उसे सबक सिखाने के लिए वहां पहुंच गई। पिछले दरवाजे के चारों ओर पत्रकारों की कतारें लगी हुई थीं। ऋषिता ने अपनी आंखों के कोने से उन पर नजर डाली। बानी पहले ही उसके पीछे थी। बहुत अच्छा, अब समय आ गया है। ऋषिता जानती थी कि बानी आगे क्या करेगी पर इस बार वो खुद को नहीं बचाएगी। जैसा कि ऋषिता ने उम्मीद की थी, अगले ही पल बानी ने आगे बढ़कर ऋषिता को धक्का दे दिया। ऋषिता आखिरी सीढ़ी पर थी और अपना संतुलन खो बैठी और गिर गई। आसपास के लोगों में चीखें गूंज उठी और पत्रकारों ने आखिरकार तस्वीरें लेने का मौका पा लिया। सौभाग्य से सामने बहुत से लोग थे। लिन यिन को किसी ने पकड़ रखा था और वह बहुत जोर से नहीं गिरी। क्या आज का दिन खत्म हो गया? मासूम और भोला बनने का नाटक करना वाकई थका देने वाला था। उसे नहीं पता था कि माही ने ये कैसे किया, लेकिन ऋषिता ने अपने दिल में आह भरी। माही की नकल उतारने का शो आज आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। चैप्टर 23। खन्ना कॉर्पोरेशन राजवंश परिवार से ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए ऋषिता को उनसे सीधे मुकाबला करने पर कोई लाभ नहीं मिल सकता था। अपने पिछले जीवन में वो कई बार बानी से लड़ चुकी थी। ऋषिता उसे इतना ही जानती थी जितना माही उसे जानती थी। भले ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं कर सकती पर अभी अभी तो वो कर ही सकती है ना। हाँ, भले ही आज जो हुआ वो सब एक एक्सीडेंट से हुआ था, इतनी बड़ी कि ऋषिता इतनी बड़ी योजना कभी अकेले कर ही नहीं सकती थी। ऋषिता जानबूझकर गिरी और उसने दिखाया कि वो असल में एक पीड़िता है जिसे ये लोग मिलकर बुली कर रहे हैं। ये सब बहुत ही दर्द भरा था। वो उन लोगों से पलटकर लड़ नहीं सकती थी और वो उन्हें नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ऋषिता को हॉस्पिटल ले जाया गया। वो अभी बिस्तर पर लेटी हुई थी और सीलिंग को घूर रही थी। वो सोच रही थी कि शायद कल उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हनन, उसने एक कड़वी हंसी हंसी। उसे पिछला जन्म याद आ गया। जब वो बीमार होने की वजह से बेहोश भी हो जाती थी तब भी किसी को उसकी परवाह नहीं होती थी। लेकिन अब एक छोटी सी चोट के बाद ऋषिता को शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में रखा गया और अभी वो एक विप वार्ड में सोई हुई थी। राजेंद्र राजवंश अभी खन्ना परिवार को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए अभी भी वो ये दिखाने के लिए नाटक कर रहा था कि उसकी बेटी को चोट ज्यादा गंभीर है और उसे यह उम्मीद है कि अब ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के हादसे के बाद मिस्टर खन्ना बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने ऋषिता के बैकग्राउंड को देखा जो मिसेस खन्ना ने पता लगवाया था। उन्होंने जोर से फाइल टेबल पर पटक दी। चौंकाने वाली खबर जारी करो। इस बार कौन अभी भी खन्ना कॉर्पोरेशन पर नजर रखने की हिम्मत करता है? ऋषिता अभी भी सो रही थी। उसकी नींद बाहर हो रहे शोरगुल से खुली थी, पर उसे पता था कि बाहर अभी क्या हो रहा है।
कल रात सोने से पहले ही उसने अपना फोन देखा था जिसमें ऑनलाइन उसने खबर पढ़ ली थी। उसने पहली नज़र में ट्रेंडिंग न्यूज़ को देख लिया था। राजवंश परिवार की एक लौती और असली बेटी सालों बाद पहुंची अपने घर। लौट आई है राजवंश परिवार में द रियल डॉटर। राजवंश परिवार को रियल बेटी की घर वापसी की लड़ाई। आधुनिक प्रिंसेस वॉर, रियल और फेक प्रिंसेस। द रियल वॉरियर क्वीन ऋषिता राजवंश। जब ऋषिता ने ये सब देखा तो उसे बहुत हंसी भी आई थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इसके मीम्स भी बना दिए थे। ये सही तरीका था और सही वार भी खन्ना कॉर्पोरेशन का खुद पर से मीडिया का ध्यान हटाने के लिए। शायद उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। उन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग अकाउंट्स को एक टीम की तरह ऋषिता की खबर फैलाने के लिए कहा। इंटरनेट बहुत ही लयबंद था। ऐसा लग रहा था कि कोई कंपटीशन चल रहा है यहाँ दोषावितरण का। सब कुछ एक के बाद एक सामने आ रहा था और सभी प्रकार की रिपोर्टें एक के बाद एक सामने आई। कमेंट सेक्शन और ज्यादा आगे बढ़ गया था। ऋषिता ने एक नज़र उन सब पर डालो और अभी ऑनलाइन उसकी पिछली न्यूज़ ही चल रही थी। हालांकि कमेंट मिश्रित थे लेकिन उसके लिए कोई भद्दा कमेंट नहीं था। तभी इस लड़की ने खन्ना परिवार की लड़की से लड़ने की हिम्मत की क्योंकि वो अमीर परिवार से जो थी। ये कहानी कितनी अजीब है। अब तो मुझे भी ये शक है कि मैं एक अरबपति बाप की बेटी हूँ। मुझे जलन हो रही है। सही में ये माही कितनी चालक है। उफ, मैंने लंबे समय से उसे नापसंद किया है। वो हमेशा से ही कमजोर होने का नाटक करती है। क्या वो ये सोचती है कि वो एक अच्छी एक्ट्रेस है? मुझे उसे देखकर ही नफरत होती है। जल्दी से इस गंदगी को दूर करो। जल्दी से ऋषिता को उसके माँ पापा लौटा दो। ऋषिता से उसकी प्रॉपर्टी और हक के लिए मत लड़ो। निकल जाओ। मैंने कुछ दिन पहले ही माही का इंस्टा अकाउंट देखा था। वो बिना किसी का नाम लिए किसी की बुराई कर रही थी। अब मुझे पता चला शायद वो छुपके से ऋषिता के बारे में ही कह रही थी। क्या ये सच है? मैं जाकर देखूं। वीआईपी वार्ड किसी कारण से वीआईपी था। यहाँ ये पता नहीं लगता था कि कितने बड़े लोग वहां रुके थे। थोड़ी देर बाद ऋषिता को पिछले दरवाजे से छुट्टी दे दी गई। सुमित्रा जी ने गुस्से से भरे भाव के साथ ऋषिता को उठाया। जैसे ही यह खबर बाहर आई, माही ने घर में हंगामा मचा दिया और सामान तोड़ दिया। अंत में वह अपनी छाती पकड़कर जमीन पर निश्चल होकर लेट गई। नौकरों ने जल्दी से उसे बिस्तर पर ले जाया। उन्हें उसे अस्पताल भेजना सुविधाजनक नहीं लगा। उन्हें डर था कि वहां बहुत सारे रिपोर्ट होंगे, इसलिए वे जल्दी से परिवार के डॉक्टर को बुला सकते थे। ये देखकर कि माही ठीक थी, सुमित्रा जी ऋषिता को अस्पताल से लेने आई। देखो तुमने क्या बिगाड़ा है, सुमित्रा जी ने उसे देखते ही डांटा। अब जब खबर हर जगह फैल चुकी है और इसका ठीकरा हमारे परिवार पर फोड़ दिया गया है, तो देखो तुम इस गंदगी को कैसे साफ कर सकती हो। सुमित्रा जी का सिर दुख रहा था। उसने सोचा कि माही बिस्तर पर पड़ी है और उसका चेहरा उदास है और वह लंबे समय से बेहोश है। जब से तुम हमारे घर आए हो, हमारे परिवार में परेशानियां कम नहीं हुई हैं। मुझे तुम्हें अपनी बेटी के रूप में नहीं रखना चाहिए था। अगर आप मुझे नहीं चाहते हैं तो मुझे वापस भेज दें, ऋषिता ने ठंडे स्वर में कहा। अगर उसे वापस भेज दिया जाता तो भी उसे आज़ादी मिलती। वैसे भी यहाँ उसका इंतजार करने वाली एकमात्र चीज वह विकृत बूढ़ा टाइकून था। तुम कमीनी, सुमित्रा जी गुस्से में थी। इस कमीनी ऋषिता ने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी और वास्तव में उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की थी। सुजाता जी इतनी गुस्से में थी कि वह कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। कमीना, कौन है कमीना? ऋषिता ने सुजाता जी की आंखों में देखा। उसकी नजर तीखी और ठंडी थी। अगर आप मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं मानते तो परवाह करने का नाटक मत करो। सुजाता जी ने अपनी बेकाबू बेटी को देखा और हताश हो गई। वह वास्तव में आशा करती थी कि सौम्य, समझदार, उदार और शिष्ट माही उसकी असली बेटी होगी और ऋषिता को जितना हो सके दूर भेज दिया जाएगा। चैप्टर 24। इतना सब हो जाने के बाद जब ऋषिता और सुजाता जी अपने विला में वापस लौटे तो आज यहाँ पर बहुत शांति थी। सारे सर्वेंट अपनी जगह पर शांति से खड़े थे। कोई भी जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब अपना काम आहिस्ता से कर रहे थे, बिना कोई आवाज किए। एक सर्वेंट जिसे चुगलियां करना पसंद थी, वो अभी सीढ़ियां पोंछ रही थी। उसने अपना काम बहुत पहले ही खत्म कर लिया था, पर वह अभी यहाँ पर काम करने का दिखावा करते हुए माही की बातों और उसके कांड को देखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद नौकरों ने अपनी खुसूर फुसूर शुरू कर दी। ओह, ये क्या मिस ऋषिता वापस आ चुकी है? ऋषिता सीधे अंदर आ गई थी और सुजाता जी अभी भी वही खड़ी रह गई। ऋषिता को सुजाता की जरा भी परवाह नहीं थी। आखिर हो भी क्यों? परिवार का प्यार और साथ। वो अब ये दिखावा नहीं करना चाहती थी।
राजेंद्र जी अपने कमरे से जब बाहर निकले तो उन्होंने सुजाता जी और ऋषिता को घर के अंदर आते हुए देख लिया था। इसलिए उन्होंने सारे नौकरों को वहां से निकल जाने का इशारा किया। राजेंद्र जी नीचे आए। नौकरों ने पहले ही दरवाजा बंद कर दिया था, जिससे अब उस लिविंग हॉल में वो तीनों ही थे। सिर्फ राजेंद्र जी थी ऋषिता के सामने आके खड़े हो गए। तुम आ गई हो ऋषिता, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी गलती क्या है? उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और ना ही उनकी आवाज में कोई फीलिंग थी ऋषिता के लिए। रियाहुत को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर। क्या उसकी गलती? क्या है उसकी गलती? कोई बेवकूफ इंसान भी ये बता सकता है कि उसने बहुत कोशिश की पर नत में सब बिगड़ गया। अब इसमें भी उसकी गलती है। ऋषिता ने अपने पापा की ओर देखा और बिना किसी भाव के बोली, मुझे नहीं पता। राजेंद्र जी को अब गुस्सा आने लगा था। जिस दिन से इस लड़की ने घर में कदम रखा था उस दिन से उनके आसपास और उनके लिए परेशानियां खड़ी हो रही थी। ये लड़की सच में पनौती है। उन्हें पता था कि ऋषिता उनके कंट्रोल में नहीं है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि इतनी गलतियों के बाद भी ये लड़की ढिठाई से उनके सामने खड़ी है। वही सुजाता जी के चेहरे पर भी साफ साफ नाराजगी देखी जा सकती थी। भले ही माही बीमार होने का नाटक कर रही हो, लेकिन जब उसने राजेंद्र की तेज आवाज सुनी तो वो एक कमोजे होने का नाटक करते हुए बाहर रेलिंग के पास आ गई। वो धीरे बोली, पापा उसे दोष मत दो आप। उसकी कोई गलती नहीं है। शायद उसका ऐसा करने का कोई मतलब नहीं होगा। उसकी आवाज कमजोर, धीमी और कपकापती थी। सुजाता ने जब उसे देखा तो वो जल्दी से माही के साथ खड़े नौकर को डांटते हुए बोली, माही के साथ रहो, उसे अकेले मत छोड़ना। माही सच में एक बादी एक्टर बन सकती थी अपनी इस एक्टिंग स्किल के साथ। बाहर से ऐसा लग रहा था कि वो आने पापा को रोक रही है ऋषिता को डांटने से और वो उसे माफ करने को कह रही है, पर असल में वो ऋषिता पर प्रेशर बना रही थी खुद अपनी गलती मान ले। ऋषिता ने उसे तुच्छ समझा और माही की ओर देखा तक नहीं। देखो, उसकी दोनों बेटियों के बीच इतना अंतर क्यों था? सुजाता फिर से क्रोधित हो गया। वो बोली, तुम बेशर्म लड़की, तुमने जो किया उसके बाद खन्ना परिवार भड़का है। क्या हम खन्ना परिवार को ऑफेंड कर सकते हैं? ऋषिता ने अपनी भौहें उठाई, उकसाया। माने, ये माही नहीं थी जिसने बानी को उकसाया। उसकी बात सुन माही का चेहरा लाल हो गया। बानी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने कभी झगड़ा नहीं किया। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच के पहली ही बाती में उसने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। सुजाता जी ने जैसे ही माही की बातें सुनी उन्हें ऋषिता पर और ज्यादा गुस्से आने लगा। वो उसे मारने के लिए अपना हाथ उतबा चुकी थी, लेकिन तभी ऋषिता ने एकदम से उनकी कलाई पकड़ ली और उनका हाथ झटक दिया। उसके ऐसा करने से सुजाता जी लगभग गिरने को हो गई थी। ये आप क्या कर रही थी? बिना सच जाने आप मुझे मारना चाहती थी क्या? इसलिए ही आप सब मुझे वापस लाए हैं? ऋषिता लगभग उन्हें घूरते हुए बोली। उसकी ये जन्म देने वाली माँ एक अजनबी से भी गई गुजरी थी उसके लिए। उसकी ये बात सुन राजेंद्र और सुजाता दंग रह गए। ऋषिता अब और ज्यादा चुप नहीं रह सकती थी। वो भड़क चुकी थी। 18 साल बाद आप लोग मुझे घर वोस लाए। ठीक है, मान लिया मैं गायब हुई, आपकी कोई गलती नहीं। आप मुझे इतने साल बाद घर लाए, पर क्या इतनी ही जिम्मेदारी थी आपकी? आप कभी मुझे नहीं समझ सकते। बिना सोचे समझे, बिना पुती बात जाने आप मुझे मारने या डांटने लगते हैं। क्या आपने एक बार भी मुझे समझने की कोशिश की? हुआ सच में आप लोग मेरे पेरेंट्स हैं? ऋषिता के मन में अब उनके लिए कोई भावना ये नहीं थी। अब ऋषिता सीधे माही की ओर अपनी ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, क्या आप लोगों ने एक बार भी जानने की कोशिश की या मुझे समझाने की कोशिश की कि आखिर उस समय हुआ क्या था? वही माही ऋषिता की ठंडी नजरों को देख स्तब्ध रह गई। उसने अपने माँ पापा की ओर देखा जो हैरानी से ऋषिता को ही देख रहे थे। क्या ये कल की आई हुई लड़की उससे उसके माँ पापा छीन लेगी, उसका हक और इस राजवंश परिवार की प्रॉपर्टी छीन लेगी? हमें तुम्हें क्या समझाना है? राजेंद्र जी को उम्मीद नहीं थी कि ऋषिता में वास्तव में लड़ने की महत्वाकांक्षा होगी। असली बेटी, नकली बेटी, कौन असली है और कौन नकली? ऋषिता ने राजेंद्र जी को देखते हुए कहा। इंटरनेट पर हर कोई कहता है कि मैं असली हूं, लेकिन राजवंश परिवार की यह सबसे बड़ी बेटी अफवाह फैला रही है कि मैं गोदली हुई बेटी हूं। ऋषिता के शब्दों ने उन्हें अवाक कर दिया। हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया। ओह, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। आप लोगों ने कहा कि मैंने बानी को उकसाया था। जब उसने सुना कि मैं एक गोदली हुई बेटी हूं तो वह मुझे डांटने के लिए दौड़ी। ऋषिता सोफे पर चली गई और आराम से बैठ गई। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। क्या मैं अब बैठ सकती हूँ? एक मरीज के रूप में जिसे अभी अभी छुट्टी मिली है, मैं लंबे समय तक खड़ी नहीं रह सकती। राजेंद्र जी ने सुजाता जी को देखा।
उन्हें इस बात का पछतावा था, लेकिन उन्होंने कई सालों तक माही को पाला था और वे इसके आदी हो चुके थे। वे ये भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि उनकी एक बेटी है जो झुग्गी झोपड़ियों में पली बढ़ी है। चैप्टर 25। रविंद्र और सुजाता जी हमेशा से ऐसे नहीं थे और ना ही ऐसा था कि उन्होंने पहले कभी गरीब लोग नहीं देखे थे। वो हमेशा से गरीब लोगों की सेवा में हाजिर रहते, बल्कि उनका पूरा परिवार इसमें साथ देता था। बस उनकी एक गलती थी कि गरीब लोग बस उनके दिए पैसों पर ही जी सकते हैं। उनके पास कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, पर ऐसा नहीं था। सभी ऐसे तो नहीं होते ना, और खासकर ऋषिता तो ऐसी नहीं थी। सुजाता जी की आंखों में आंसू आ चुके रहे और किसे पता था कि ये सच्चे है या फिर सिर्फ दिखावटी है। ऋषिता, तुम हमारी बेटी हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम हमसे ऐसे नाराज नहीं रह सकती है ना। उन्हीं ने आने आंसू पोंछे। लेकिन तुम्हारी बहन कई सालों से हमारे साथ रह रही है, अब जब हमने उसे गोद ले लिया है तो तुम उसे स्वीकार कर सकती हो, है ना? हाँ, गोद लेना शब्द अंततः सही जगह पर लौट आया। ऋषिता ने मन ही मन सुजाता जी की तारीफ की, फिर अपना गला खनखेरा। आप लोगों ने मेरे लिए एक बहन को गोद लिया। क्या आपने मेरा नाम आपके साथ लीगल प्रोसेसेस के तहत किया है? ये लड़की बहुत चालाक थी। माही हैरान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही देख सकती है कि ऋषिता उससे उसका हक, उसकी प्रॉपर्टी छीन रही है, जो कि उसकी थी ही नहीं, और उसके सामने ही उसका मजाक बना रही है। सुजाता जी दंग थी। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ऋषिता यहाँ तक पहुँच जाएगी। क्या मजाक है, एक गरीब लड़की कल की आई हुई अब राजवंश परिवार का नाम लीगली अपने साथ जुड़वाना चाहती है। अब क्या उन्हें इस झुग्गी झुपड़ी वाली के साथ अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा? हॉस्पिटल में इन दोनों की अदला बदली हो गई। एयर माही का नाम राजवंश परिवार के सतह लीगली रजिस्टर हो गया। अगर उन्होंने सारी प्रोसीजर फिर से की तो उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सुजाता कुछ ना बोल सकी। वही रविंद्र जी जो कब से चुप थे वो बोले, देखो अभी के लिए संभव नहीं है और कागजों की जगह हम अपने रिश्तों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। भले ही तुम्हारा नाम हमारे साथ रजिस्टर ना हो, पर तुम हमारी असली बेटी हो, और भविष्य में अगर तुम अच्छा बर्ताव करोगी अपनी बहन के साथ तो हम तुम दोनों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तुम दोनों ही हमारे लिए बराबरी पर हो। बराबरी पर, यह एक बड़े सम्मान की तरह लग रहा था। हाँ, ऋषिता को उनसे कुछ नहीं चाहिए था, उनका नाम भी नहीं, पर वो उनके लिए चीजों को इतना आसान भी नहीं रखना चाहती थी। बराबर। ऋषिता गुस्से से हंसा। तुमने मेरी तारीफ की, क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए झुकना चाहिए? उसने ये बात सीधे माही की ओर देख कही थी। माही का चेहरा लाल और सफेद हो गया। वह दोषी और असहज महसूस कर रही थी। ऋषिता को और किसका धन्यवाद करना चाहिए? माही ने अपना मुंह खोला और हल्की सांस छोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह, जो हमेशा दूसरों पर हावी होने में माहिर थी, बीच में बोलना नहीं जानती होगी। रविंद्र जी गुस्से में बोले, अब तुम्हें और क्या चाहिए? उनके शब्द बेहद तीखे थे। ऋषिता ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए उनकी आंखों में आंखें डाल बोली, मैं चाहती हूं कि माही ने जो भी मेरे साथ किया उन सभी के लिए मुझे माफी मांगे। रविंद्र जी को लगा था कि ऋषिता उनसे पैसों की या प्रॉपर्टी की मांग करेगी इन सब के लिए, पर ये तो सिर्फ माफी चाहती थी, बस एक माफी। उन्हें फिर से गिल्ट महसूस होने लगा। माही ने अपने आंसू रोके और दिल ही दिल में रो पड़ी। यह उसका सिर झुकाना और उसे अपनी गलती स्वीकार करने के लिए मजबूर करना नहीं था। यह उसकी आज्ञाकारी लड़की की छवि को नष्ट करना था और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करना था कि वह कलह पैदा कर रही थी। इसकी अनुमति नहीं थी। माही ने अपनी छाती को पकड़ते हुए गिरने का नाटक किया। वह इतनी कमजोर थी कि वह अपने बगल में खड़े नौकर पर लगभग झुक गई थी। सुजाता जी को यह देख बहुत दुख हुआ। उन्होंने माही को अपने पास खींच लिया और अपने कंधे पर उसका सर रख दिया। उन्होंने उसकी पीठ को सहलाया और उसे दिलासा दिया। ये कितना अच्छा दृश्य था। एक माँ अपनी बेटी पर अपना प्यार बरसा रही थी। अगर यह उसके पिछले जीवन में ऋषिता होती तो वह निश्चित रूप से ईर्ष्या करती और इस समय खुद को हीन महसूस करती। इतनी उम्मीद करती कि सुजाता जी की बाहों में जो व्यक्ति है वह वही है, लेकिन अब इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। रविंद्र जी को भी ये देख बुरा लग रहा था और उन्हें पता था कि अगर माही ने ऋषिता से माफी नहीं मांगी तो ऋषिता उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। इसलिए उन्होंने कठोर आवाज में माही को डांटते हुए कहा, माही, अपनी बहन से माफी मांगो। उनकी आवाज काफी ठंडी थी जिससे माही कांप उठी। सुजाता जी ने भी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, पर वो राजेंद्र जी के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी वो चुप रही।
वही माही अपने होंठ भींच खुद को पहले दयनीय दिखाया और उसे जल्द ही पता चल गया कि इस बार उसकी कोई नौटंकी नहीं चलने वाली, इसलिए वो धीरे से बोली, ऋषिता मैं बानी को रोक नहीं पाई तुम्हारी बेइज्जती करने से, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इतने बोलते ही वो धम से जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माही को शब्दों के साथ खेलना बखूबी आता था। उसे माफी भी इस तरह से मांगी जैसे उसकी गलती न होने के बावजूद उसे इस सब में घसीटा गया हो। वो सच में इस वक्त कोई विकटम नजर आ रही थी। वही उसके ऐसे अचानक गिर जाने से सुजाता जी बहुत ज्यादा घबरा गई। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। ये क्या हुआ माही? उन्होंने तुरंत एक और नौकरानी को खुद की मदद करने को कहा और माही को उसके रूम में ले जाने के लिए कहा। वही माही की इतनी शानदार एक्टिंग देख ऋषिता ने अपनी नाक सिकोड़ ली। वो फिर से बोली, ठीक है अब आप लोग ऑनलाइन और न्यूज सब में एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि मैं आपकी असली बेटी हूँ। मेरी पहचान सबको बताओ। ऋषिता को पता था कि माही को कैसे गिरा ना है। माही को बहुत घमंड है कि वो राजवंश परिवार की असली और लौती बेटी है। पर सच तो कुछ और ही था। एक बार ये बाहर आ गया कि ऋषिता ही असली बेटी है तो माही अपना अभिमान पूरी तरीके से गवा देगी और फिर वो बस एक गोद ली हुई बेटी के रूप में जानी जाएगी। ऋषिता को राजवंश परिवार के नाम पर रजिस्टर करना के बारे में सोचना भी घिन भरा है और वैसे भी उसे इसकी जरूरत नहीं थी। वही माही जो बेहोश होने का नाटक कर रही थी, अब तक उसने धीरे अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अभी उठ ऋषिता को एक थप्पड़ मारना चाहती थी, पर वो मजबूर थी। अभी वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी जिससे उसकी इमेज उसके परिवार के सामने बिगड़ जाए। उसने मन ही मन में कहा, ये कुतिया वाकई में बहुत ही घटिया है, ये मुझसे मेरा सब कुछ छीनने आई है। चैप्टर 26। रविंद्र जी ने जैसे ही ये सुना वो सोच में पड़ गए। उन्हें ये समझ आ गया कि उन्हें अगर लोगों की राय बदलनी है माही के लिए तो उन्हें ये करना पड़ेगा। उन्होंने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। उन्होंने सामने वाली व्यक्ति से कहा, सेक्रेटरी अमन एक स्टेटमेंट लिखिए जिसमें होना चाहिए कि राजवंश परिवार की असली बेटी ऋषिता राजवंश है, ना कि माही। इसे लिख पहले यहां भेज दीजिएगा। ऋषिता को पता था कि इस लड़ाई का मतलब जीत नहीं है। रविंद्र जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह जनता की राय के दबाव में थे और क्योंकि वह अभी भी खन्ना परिवार के साथ अपने रिश्ते सुधारने में व्यस्त थे। वही खन्ना परिवार अपने आप में ही एक बड़ा नाम था, इसलिए उन्होंने बिना राजवंश परिवार की परवाह किए ये सच सबके सामने रख दिया। जब वो लोग पहली बार मिले थे तब ऐसा लग रहा था कि उनकी पार्टनरशिप काफी पक्की है। हालांकि खन्ना परिवार को भी ऋषिता कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन वो जानते थे कि राजेंद्र जी ये मानना नहीं चाहता कि एक झुग्गी झोपड़ी की लड़की ही उनकी असली बेटी है। ये बात राजेंद्र सबसे छिपाना चाहते थे, लेकिन ये बार खन्ना परिवार ने अपने कॉन्टेक्ट को यूज कर पता कर लिया और यही नहीं, उन्होंने खुद की बेटी को बचाने के लिए माही और राजवंश परिवार को बुरी तरीके से इस झमेले में खींच लिया था। ऋषिता की पहचान को सबके सामने लाना उन्हें मजबूर करके राजवंश परिवार का वो सच पह के ही सबको पता चल चुका था और इसका एक कारण था खन्ना परिवार। और रही बात बानी और ऋषिता के बीच हुए स्कैंडल की बहस में, ऋषिता अपनी तरफ से सारी बात क्लियर कर दी थी। अब वो इस घटना से पूरी तरीके से बाहर थी। माही जो बेहोश होने का नाटक कर रही थी, इसे नौकरों की हेल्प से उसके कमरे में ले जाया जा रहा था। ऋषिता ने जैसे ही ये देखा उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो अब और बर्दाश्त नहीं करने वाली थी, पर वो कोई जल्दी भी आगे नहीं बढ़ने वाली थी। धीरे धीरे वो अपने कदम बढ़ाना चाहती थी जिससे से राजवंश परिवार को उनकी बर्बादी का एहसास भी ना हो। रविंद्र राजवंश ने सही कहा था, सफर बहुत लंबा है और माही को अभी बहुत कुछ देखना बाकी है और उसकी बर्बादी का रास्ता ऋषिता खुद अपने हाथों से बनाएगी। यहाँ पर ऋषिता ने माही को भड़काने की कोशिश की थी। माही जितनी ज्यादा गुस्सा करती उतना ही ऋषिता को और ज्यादा खुशी होती। इधर राजेंद्र और सुजाता राजवंश घर से बाहर अपनी कार लेकर निकल गए। जैसे ही माही को लगा अब घर में कोई नहीं, वो तुरंत अपने बेड से खड़ी होकर ऋषिता के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने गुस्से से उस कमरे का दरवाजा खोला और ऋषिता से बोली, अब तुम खुश हो? माही अभी भी अपने इस कमरे को मिस करती थी। वो मानना ही नहीं चाहती थी कि ऋषिता एक एक कर सारी चीजें उससे छीन रही है। माही अभी भी इस कमरे को अपना कमरे मानती थी, इसलिए बिना किसी दस्तक के या परमिशन के वो अंदर घुस गई थी। इसलिए अब आगे जो होगा इसके लिए ऋषिता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। ऋषिता ने एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ? अब क्या किया मैंने? मैं तो बस सच्चाई बता रही थी सबको। क्या तुम वो गोदली हुई बेटी नहीं हो राजवंश परिवार की? फिर एकदम से अपने चेहरे के भाव को बदल कर बोली, और ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरे कमरे में बिना मेरी परमिशन के घुस कैसे गई? ऋषिता का उसको गोदली हुई बेटी कहना माही को और ज्यादा गुस्सा दिला गया।
माही बोली, तुमने क्या कहा? मैं गोद लो हुई बेटी हूँ। माही को इस तरह गुस्सा करते देख ऋषिता ने अपनी भौहें उठाए और बोली, यहाँ हर कोई जानता है कि मैं राजवंश परिवार की असली बेटी हूँ। और तुम गोद ली हुई सौतेली बेटी। तुम्हें अपनी जगह पता होती चाहिए। अपनी हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसकी बात सुन माही गुस्से से चिल्ला उठी, तुम ये मत सोचना कि तुम मुझ पर अपना हुक्म चला सकती हो। तुम्हें पता है ना, मेरी मम्मा को तुम जैसे गरीब लोग बिल्कुल नहीं पसंद और वो एक बिखरी लड़की को कभी अपनी बेटी नहीं मानेगी। तुम इस लायक नहीं हो कि तुझे राजवंश परिवार में रखा जा सके। ये सुनकर भी ऋषिता के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो ना उदास थी, ना गुस्से में और ना ही खुश थी। पर फिर उसके होंठ खुले। सच में ऋषिता का ये ठंडा रवैया माही को और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। ये घटिया लड़की खुद को समझती क्या है? उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी इंसल्ट करने की? ये भिखारन कुछ ज्यादा ही बेशर्म है। यही बात माही के दिमाग में आ रही थी। क्या गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या राजवंश परिवार ने यही नहीं कहा? ऋषिता ने शांत और धीमी आवाज में माही से सवाल किया। माही का चेहरा उसके सवाल से काला पड़ गया। तुम घटिया लड़की। वो आगे भी कुछ बोलना चाहती थी। ऋषिता फिर से बोल उठी, क्या ऑनलाइन जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा हाथ नहीं था माही? क्या वो तुम नहीं थी जिसने बानी खन्ना को भड़काया? माही अभी भी मानने से इनकार कर रही थी। उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। ऋषिता ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से क्यों नहीं पूछती कि मैं क्या कर सकती हूँ हनन? माही ने जैसे ही बानी का जिक्र सुना उसके कान खादर हो गए। वो अविश्वास से बोली, तुमने बानी का इस्तेमाल किया ना? टीम ने सब जानबूझकर किया। वो भरोसा करना नहीं चाहती थी अपनी कही बात पर। उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ऋषिता इतनी चालाक हो सकती है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। वो एक गवार और बेवकूफ लड़की है जिसे आसानी से अपने जाल में फंसाया जा सकता है। उसे ये सब सुजाता जी को बताना चाहिए कि उनकी ये बेटी कितनी बड़ी कामिनी है और कैसियो की मासूम बेटी को वो हैरेस कर रही है। वो एक अमीर परिवार की गुणी बेटी है, वही ऋषिता एक कीचड़ है, एक काला दाग है उनके परिवार पर। क्या और कुछ भी बाकी तुम्हें कहने के लिए? अगर नहीं तो जा सकती हो तुम मेरे कमरे से। ऋषिता ने सीधे शब्दों में माही को उसके कमरे से निकल जाने के लिए कह दिया। पर माही तो माही थी घमंडी। वो बोली, तुम्हारा कमरा? क्या बात है, इतनी जल्दी भूल गई? ये मेरा कमरा है जिसे तुम्हें भीख में दिया गया है। ऋषिता उसकी इस बात पर हंस पड़ी। हाँ हाँ हाँ, भीख नहीं, मैंने छीना इसे तुमसे और अब ये मेरा है। माही को यकीन ही नहीं हुआ। उसका गुस्सा उसके सिर पर चढ़ गया था। वो ऋषिता के कमरे में घुस सकती थी। ये लड़की कुछ ज्यादा ही घमंडी होती जा रही है। ऋषिता ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, अगर अब कभी मेरी परमिशन के बिना मेरे कमरे में आई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। शीशे में अपना चेहरा नहीं देख पाओगी तुम कभी। समझ आई बात? माही अब घबरा रही थी ऋषिता से। वो एक जंगली जानवर की तरह हो गई जिसे काबू में रखने के लिए एक छोटी जगह में बंद कर दिया हो। अब वो उसे पंजा मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं।